नमस्कार, मेरा नाम शैल वर्मा है। मैं एमजीके कॉलेज बेतिया में हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं अपने एमए हिंदी के विद्यार्थियों के लिए एक विमर्श लेकर आई हूँ। हम सभी जानते हैं कि आज का दौर समकालीन विमर्शों का दौर है और हाशिए पर पड़ी हुई अस्मिताओं के विमर्शों का दौर है। वर्षों से उपेक्षित, समाज द्वारा तिरस्कृत और एक तरह से नज़रअंदाज किए हुए अनेक श्रेणी के लोग हैं इस समाज में, जिन पर व्यापक दृष्टिपात नहीं किया गया। साहित्य में भी जिनकी बराबर उपेक्षा हुई। ऐसे विमर्शों के दौर में आदिवासी विमर्श, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श और सबसे ऊपर जो सबसे ज़्यादा उपेक्षित और सबसे ज़्यादा वंचित है साहित्य के क्षेत्र में आने से, वो विमर्श है थर्ड जेंडर विमर्श। थर्ड जेंडर विमर्श के अंतर्गत आज हम आपसे बातें करेंगे। हम सभी जानते हैं कि स्त्री और पुरुष इस समाज के विकास रूपी पहिए के दो चक्के हैं, उस गाड़ी के दो पहिए हैं, और इस बीच में अगर कोई तीसरा अंग-भंग व्यक्ति आ जाता है तो शायद वो इस काबिल नहीं समझा जाता कि समाज उसे आदर की दृष्टि से देखे। ऐसा ही एक तीसरा वर्ग है थर्ड जेंडर विमर्श, जो स्त्री और पुरुष दोनों के बीच का है। कोई भी व्यक्ति विकलांग पैदा होना नहीं चाहता। जो अंधे हैं, जन्म से अंधे पैदा होते हैं या लंगड़े लूले पैदा होते हैं, वे समाज के द्वारा उतने तिरस्कृत नहीं किए जाते जितने कि ये तृतीय वर्ग के यानी थर्ड जेंडर के जो लोग हैं। और प्रायः ही हमारा समाज इतना अनुदार और इतना कठोर है कि वो इनके लिए कोई अच्छे से शब्द प्रयुक्त नहीं करता। वो इन्हें कहीं हिंजड़ा, नपुंसक, छक्का इत्यादि शब्दों से ही अभिहित करता है। हाँ, इन सब के बीच में एक शब्द सुनने को आता है किन्नर, जो सुनने में तो कर्णप्रिय है और थोड़ा सा सुकून देता है कानों को। हम इनके उत्पत्ति की अगर बात करें, इनकी उत्पत्ति की, तो हमें इतिहास पुराण हर जगह किन्नरों की उपस्थिति का भान है, प्रमाण है। राम कथा के प्रसंग में हमें एक जगह मिलता है, लोक कथा में ये प्रचलित है कि जब राम वन को जा रहे थे 14 वर्षों के लिए, और सरयू तट पर उन्हें छोड़ने के लिए जब अयोध्या की जनता आई और राम जाने लगे, तो उन्होंने हाथ जोड़कर उनसे विनती की कि अयोध्या के भाई और बहनों, आप सकुशल लौट जाइए, मैं जब वापस आऊँगा तो फिर आकर आपसे मिलूँगा। यह कहकर राम वन को चले गए। वन गए, वहाँ अनेकों घटनाएं घटित हुई, इन सब से हम वाकिफ़ हैं। उन सभी घटनाओं से 14 वर्ष के वनवास की अवधि को बिताकर जब वे वापस आए तो सरयू के तट पर यह देखकर दंग रह गए कि कुछ लोग अभी वहाँ खड़े हैं और ऐसे हैं जिनके केश बढ़कर जटाओं की तरह होकर और धरती पर बरगद की जटाओं की तरह वे धरती पर फैल गए हैं। उनके बेतरतीब से नाखून बढ़े हुए हैं और वे अजीब सी शक्ल लिए मानो खड़े हैं। राम ने पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने अत्यंत कातर स्वर में कहा कि हे राम, जब आप वनवास को जा रहे थे तो आपने अयोध्या के भाइयों और बहनों को इंगित किया, लेकिन आपने हमें कुछ नहीं कहा। हम तब से यहाँ खड़े आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनकी बातें सुनकर राम को बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया। आगे महाभारत काल में भी हम देखते हैं कि 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास जब पांडव झेल रहे थे, तो उस अज्ञातवास में अर्जुन जो सशक्त धनुर्धारी थे, उन्हें भी बृहन्नला का रूप धारण करना पड़ा। और ये इन सब के बावजूद हमारा जो आज का समाज है, तथाकथित सभ्य समाज है, वो इनके मनुष्य के इस रूप को सहज स्वीकार नहीं करता, क्योंकि ये समाज, हम जानते हैं कि ये जो किन्नर हैं वे अपने को स्त्री रूप में देखते हैं, स्त्रीयोचित पहनावा है उनका, लेकिन समाज उनके इस रूप को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि वंश वृद्धि के लिए स्त्री और पुरुष का होना जरूरी है।
ये चूँकि वंश वृद्धि कर नहीं सकते, इसलिए हमेशा इनको हिकारत की दृष्टि से देखा गया है। बहुत बाद में चलकर हम देखते हैं कि 2011 में 11 की जनगणना में इनकी उपस्थिति दिखाई देती है और मताधिकार का इन्हें वोटिंग का या मत देने का इन्हें अधिकार प्राप्त होता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक क्षण इनके लिए आता है 15 अप्रैल 2014 को, जब सुप्रीम कोर्ट एक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर इस थर्ड जेंडर को एक डिस्टिंक्ट कल्चरल कैटेगरी कहकर संबोधित करते हैं और थर्ड जेंडर इन्हें नाम दिया जाता है। उन्हें सम्मानपूर्वक जीने को एक आधार भूमि प्रदान की जाती है, लेकिन इसका कितना क्रियान्वयन अभी तक हो सका है ये समाज को तय करना है, क्योंकि कानून तो बन जाते हैं और कानून का अनुपालन प्रायः समाज के द्वारा ही होता है। प्रायः ये वर्ग जो है वो शिक्षा से वंचित रहा है और शिक्षा से वंचित रहने के कारण इनकी व्यथा कथा कभी भी समाज के सामने नहीं आ सकी है। हम जानते हैं, आगे मैं आपसे ये चर्चा करना चाहूँगी कि सामान्य भारतीय परिवारों की तरह जो सबके कुल देवी देवता होते हैं, उसी तरह इनकी भी कुल देवी है बहुचरा माता, जो अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद से कुछ दूर पर स्थित है बहुचरा माता का मंदिर। वहाँ पर साल में एक बार ये एकत्रित होते हैं और वहाँ अपने माता के सामने अपने अंग की बलि चढ़ाकर वे निर्वाण प्राप्त करती हैं और तब ये स्त्री रूप धारण करने के लिए पूरी तरह से अधिकृत हो जाती हैं। समाज के अंदर जा कर के नाच गाने के लिए, वाद्य यंत्र बजाने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए ये वहाँ पर अधिकृत हो जाती हैं। और कैसी विडंबना है इस भारतीय समाज की कि जो समाज इन्हें इतनी हिकारत की दृष्टि से देखता है, वही समाज अपने खुशी के अनेकानेक मौक़ों पर इन्हें विशिष्ट रूप से आमंत्रित करता है। विशेषकर बच्चों के जन्म के बाद, पुत्र के जन्म के बाद इन्हें खोज कर बुलाया जाता है और ये जो आशीर्वाद प्रदान करते हैं वो बहुत ही फलदायी माना जाता है। ये एक अजीब सी विडंबना है। शिक्षा से वंचित इस समुदाय के पास अपनी व्यथा कथा कहने के लिए कोई साधन नहीं था। बहुत समय के बाद ऐसे समाज में अनेकों किन्नर घूम रहे हैं, पड़े हुए हैं, जो अत्यंत कष्ट में जीवन भोग चुके हैं, लेकिन उसको प्रकाश में लाने वाले बहुत शायद ही उन्हें मिलते हैं। ऐसे बहुत सौभाग्यशाली कम हैं लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की तरह, जिनकी व्यथा कथा को वैशाली रोड़े, जो मुंबई की पत्रकार रही हैं, उन्होंने समाज के सामने लाने का काम किया। उन्होंने मराठी में उनकी आत्मकथा लिखी, जिसका अंग्रेज़ी में अनुवाद मी हिजरा मी लक्ष्मी नाम से हुआ और उनकी जो जीवन कथा थी वो पाठकों के सामने आई। आगे हम ये चर्चा करना चाहेंगे आपसे कि सेरेना नंदा की पुस्तक नाइदर मैन नॉर वीमेन, इसमें उन्होंने चर्चा की है शिव के अर्धनारीश्वर रूप की, आधा स्त्री आधा पुरुष, और वे इन किन्नरों को अर्धनारीश्वर की संज्ञा देती हैं। होशंग मर्चेंट ने योगी कहा है इन्हें, योगी। ऐसे योगी को समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन क्योंकि ये समाज भोग की परंपरा को जानता है, ये समाज वंश वृद्धि की परंपरा को जानता है, क्योंकि हमारे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वे चूँकि ये वंश वृद्धि कर नहीं सकते हैं, और जो उद्योग जगत है वो बच्चों के खिलौने, कपड़े, पारिवारिक जीवन की जो अनेकानेक जो उपकरण है पारिवारिक जीवन के और लेन देन की जो परंपरा है, उन सब से परे इनका जीवन है। इसलिए भी समाज इन्हें हमेशा बहिष्कृत और तिरस्कृत करता रहा है, क्योंकि ये उस वाणिज्य का हिस्सा नहीं बन पाते हैं। इनकी सीधी भागीदारी अर्थव्यवस्था में नहीं होती है, इसलिए भी इनकी हमेशा उपेक्षा होती रही है। लेकिन हम देखते हैं कि जब ये समुदाय अपने लिए, कोई भी समुदाय, कोई भी तिरस्कृत और उपेक्षित समुदाय जब अपने लिए उठ खड़ा होता है, तभी उस पर सबका ध्यान जाता है, और अगर वो अपने अधिकारों के लिए लड़ता है तो कानून भी उसके साथ हो लेता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले
और यूजीसी के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइंस के पश्चात इनकी स्थिति में बहुत सुधार आया है। यूजीसी ने गाइडलाइन जारी करके सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को ये आदेश दिया है कि वे इनकी शिक्षा और कैंपस में इनके साथ सद्व्यवहार को सुनिश्चित करें। हम देखते हैं कि कुछ स्थिति में सुधार तो ज़रूर हुआ है, लेकिन बहुत ही एक कठोर प्रश्न हमारे सामने उठ के खड़ा होता है कि शिक्षित होने के जब ये शिक्षा लेने के लिए महाविद्यालय विश्वविद्यालय में जाएंगे तो इनके साथ कैसा व्यवहार होगा। जब ये शिक्षा प्राप्त करके निकलेंगे तो इन्हें कैसी नौकरी मिलेगी और किस तरह से ये अर्थव्यवस्था में अपना सहयोग कर सकेंगे, ये कौन सुनिश्चित करेगा। इसमें सिर्फ कानून की नहीं बल्कि समाज की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। समाज ये सुनिश्चित करेगा कि इनके साथ कैसा व्यवहार करना है। जो कानून, जो नियम, जो सहूलियतें इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने, कानून ने, यूजीसी ने जो सहूलियतें इन्हें दी हैं उनका इम्प्लीमेंट कैसे हो, कैसे इनके साथ उसको निर्धारित किया जाए, ये देखना समाज का काम है। और हम कुछ चर्चित किन्नरों का नाम आपके सामने रखना चाहेंगे जिन्होंने अपने बलबूते बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाम हासिल किया है। जैसे मानवीय बंदोपाध्याय, वे अत्यंत संघर्षपूर्ण जीवन उन्होंने बिताया और अब वे एक कॉलेज की प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं। जोईता मंडल का नाम हम आपके सामने लेना चाहेंगे, जो पहली भारतीय किन्नर जज हैं और वे एक लोक अदालत में कार्यरत हैं। इसके अलावा मोनिका दास जो एक बैंकर हैं, प्रथम बैंकर हैं, वो प्रथम किन्नर बैंकर हैं। उसके बाद क्षेत्री, जिन्होंने मॉल से निकाल दिए जाने के बाद अपना खुद का मॉडलिंग एजेंसी उन्होंने खोला, वो एक सफल मॉडल भी हैं। शबनम मौसी को कौन नहीं जानता, प्रथम किन्नर एमएलए, कौन नहीं जानता उनको। मुंबई में टैक्सी ड्राइवर हैं और हर जगह ये अपने अपने स्थान इन्होंने अपना अपना बनाया है। लेकिन समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इनके प्रति कि हम समाज के लोग हम इनके साथ सद्व्यवहार करें, कहीं भी दुर्व्यवहार न करें, क्योंकि ये भी एक सामान्य जीवन जीने के हकदार हैं। अगर हम इन्हें इनका उचित हक प्रदान करें, मानवतापूर्ण व्यवहार करें, पढ़ लिख कर शिक्षा प्रदान करने के लिए, जो कि ये घर से भी उपेक्षित होते हैं अपने, तो समाज अगर इनका सहयोग करे तो ये इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था में भी अच्छा योगदान दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये विमर्श आपके लिए कुछ सहयोगी होगा, आप इससे फ़ायदा उठा सकेंगे जहाँ, और मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत सी शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।